गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवी वारियर पे। तो कैसे हो आप लोग? मैं वापस आ चुका हूँ। तो बहुत लोगों की तो प्रॉब्लम्स तो होगी ही, तो ठीक है। जिनका भी इंटरव्यू है, प्लीज प्लीज ये वाली वीडियो देख के जाना। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है, मैं सारा चीज बताऊंगा। हो सकता है कि 15 से 20 मिनट की वीडियो बने, बट आपको लास्ट तक देखना है। सारा चीज, डिफिनेशन, डायरेक्ट टूल, इनडायरेक्ट टूल सब समझाऊंगा। बट उससे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि है क्या ये चीज। मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों बनाया गया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्रिएट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो सारी चीज। देखो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको पता है कि अभी जो फरवरी में आया है मॉनेटरी पॉलिसी, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 फरवरी के बीच में, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या करो, नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो भर भर के। एटलीस्ट जितने लोग देखते हो ना, उतने तो कर दो कमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ये आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये बाय मंथली पॉलिसी है। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं कि बाय मंथली, एवरी 2 मंथ्स पे आता है, ठीक है। जैसे कि अब, और एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर कितने बार? मैक्सिमम 6 बार, मैक्सिमम 6 बार। जाने के मिनिमम देखो, याद रखना है, देखो मिनिमम 4 बार और मैक्सिमम जितना भी जा सकता है, मैक्सिमम 6 बार होता है। बट कोविड-19 में क्या था कि 2020 और 21 में ये 7 बार आया था, ठीक है। तो माई मंथली पॉलिसी जैसे अप्रैल से स्टार्ट होगा, मान लो कि 2025-26 के लिए जो कर रहे हैं, अप्रैल टू मई होगा, फिर जून जुलाई होगा, फिर अगस्त सितंबर होगा। एवरी 2 मंथ्स पे आता है, इसीलिए इसको बाय मंथली पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। इस बार का जो मीटिंग था, ध्यान दीजिएगा, इस बार का जो मीटिंग था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जिससे डिसाइड होता है कि पॉलिसी रेट क्या होनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होनी चाहिए, तो ये 53rd मीटिंग था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2016 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को 2016 में बनाया गया था। किस कमेटी के द्वारा? तो हमारे जो गवर्नर थे उस टाइम में, उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये इस बार का 2016 से अभी तक का ये 53rd नंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग था। इसमें 6 मेंबर होते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी में ना ये 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 6 में 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं गवर्नर, 26th गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। देखिए, इंटरव्यू में भी आपको जब आपसे पूछा जाना नाम, किसी का भी नाम, सीएम हो या आपसे कोई बढ़िया नाम पूछा जाए, तो प्लीज या तो श्री लगाएंगे या मिस्टर लगाएंगे। अगर आप दोनों चीज नहीं लगा रहे तो लास्ट में कृपया करके संजय मल्होत्रा जी लगाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू वाले आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बताइए कि अभी 26th गवर्नर कौन बने हैं। आप ऐसे नहीं बोलना कि संजय मल्होत्रा, आपको बोलना है श्रीमान संजय मल्होत्रा या मिस्टर संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। एक बोलने का वे होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है, नाम पता है। बट एट ए प्रेजेंट क्या होता है कि इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाते हैं, तो आपको नाम में ना रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट। तो ये लीड कर रहे थे। दूसरा है मिस्टर राजेश्वर राव, जो हमारे डिप्टी गवर्नर है। तीसरे जो होते हैं आरबीआई के, जो आरबीआई के 3 फ्रॉम आरबीआई होते हैं, वो है डॉक्टर राजीव रंजन जी, ठीक है। अब राजीव रंजन जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये गवर्नर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गॉट इट। अब जो 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले ये तीनों के तीनों रिप्लेस किए हैं। अब जो पहला नाम है डॉक्टर नागेश कुमार। अब जब डॉक्टर बोल दिए तो मिस्टर या कुछ जी लगाने की जरूरत नहीं है। श्री सौगता भट्टाचार्य जी। थर्ड प्रोफेसर राम सिंह जी। ये 3 नाम याद रखिएगा। मैं कल भी आप लोगों से मॉक लिया था, ये 3 नाम पूछा था, बट आप जवाब नहीं दिए थे, ठीक है। और जो इसका टारगेट है ना, जो इन्फ्लेशन बैंड टारगेट है, 4 ± 2% जो है ना, ये टारगेट रखा गया है 31 मार्च 2026। ये मेंस का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आज जो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है ना, कि मिनिमम 2% होना चाहिए इन्फ्लेशन, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 ± 2। अगर 4 में प्लस जोड़ोगे 2 तो 6%, 4 में -2 करोगे तो ये हो जाएगा 2%। इसीलिए मैंने जब पहली बार इससे पहले वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था 2 से 6, तो लोग उसमें बोल रहे थे 4 ± 2। भाई मेरे को पता है, बट मैंने चलो ये क्लियर कर दिया। तो 4 ± 2 का जो बैंड है, इन्फ्लेशन बैंड, वो टारगेट है 31 मार्च 2026 तक लाना है, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा, ओके। 53rd मीटिंग था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6 मेंबर होते हैं ये। अब आइए हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या सीन हुआ है, ठीक है। रेपो रेट कितना है? 6.25 है। पहले था 6.50,
जनवरी तक 6.50 था, बट फरवरी में आपको 25 बेसिस पॉइंट। आप देखिए यहाँ पे बोलने का तरीका भी है, या तो आप बोलोगे 0.25% कम हुआ है, या आप ऐसे बोलोगे 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, ठीक है। तो ये बोलने का तरीका है, बट ये मत बोलिएगा कि 0.25 बेसिस पॉइंट कम हुआ, नहीं। बेसिस पॉइंट का मतलब ये हो गया 0.25, ठीक है। तो आपको 0.25 नहीं बोलना, 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया है, तो 6.50 से 6.25 हो गया। क्योंकि जब रेपो रेट कम होगा तो बैंक ज्यादा आरबीआई से पैसा उधार लेगा, और मार्केट में जब आरबीआई जब लोन देगा बैंक को, तो क्या होगा कि जब बैंक हम लोग को लोन देगा, आप लोग जैसे हम लोग हैं, तो इसको ना चीपर रेट पे लोन देगा, क्योंकि अभी कैश क्रंच चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में, इसीलिए रेपो रेट कम हुआ। 2 महीना पहले कैश रिजर्व रेशियो 4.5 से 4% पे आया था, ठीक है। उस 50 बेसिस पॉइंट का वैल्यू कितना था? 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख, समझे, ठीक है। इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा आएगा, बैंकिंग सिस्टम में पैसा आएगा, ठीक है। एसएलआर कितना चल रहा है? 18% चल रहा है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.50। अब एमएसएफ क्या होता है? ये एक दिन का लोन होता है कि बैंक को आज के आज 24 आवर्स के लिए लोन की जरूरत है, तो बैंक आरबीआई से आस्क करता है ना, मुझे पैसे दे दो। मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। और एमएसएफ और बैंक रेट सेम होता है, और याद रखिएगा हमेशा हमेशा रेपो रेट जितना होता है उससे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होता है बैंक रेट, याद रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। हमेशा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट होता है बैंक रेट, ठीक है। याद करने का टेक्निक, कभी भूल जाओ तो ये याद कर लेना। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6% है। ये दोनों चीज सेम है, मैं बताऊंगा अभी, बस अंतर बड़ा चीज है, इंटरव्यू में पूछेगा यही अंतर, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और कैश रिजर्व रेशियो 4% है। बट पूरे यूट्यूब पे आप नहीं देखे होंगे, मैं जो चीज बताने वाला हूं ये चीज, एन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन, सुनिएगा, एन एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाह रही है कि हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े और फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, ये सब में कम उलझना पड़े, इसीलिए उसने लॉन्च किया है फॉर बैंक्स के लिए बैंक.इन। कब से लागू होगा? अप्रैल 2025 से। बैंक.इन ये डोमेन है, इंटरनेट डोमेन है, बैंक.इन अप्रैल 2025 से लागू होगा। और दूसरा है FIN.in, ये नॉन बैंक के लिए, मतलब बैंक के अलावा जो एनबीएफसी वगैरह है, जो लाइक बैंक की तरह काम करता है बट पूरी तरह से बैंकिंग नहीं है, उसके लिए, ठीक है, FIN.in, समझ गए? तो देख लो, मैंने आपको बहुत सारी चीज समझा दिया, ठीक है। अब आएंगे हम लोग ये डायरेक्ट टूल इनडायरेक्ट टूल वाला बात करेंगे। पहले तो समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अभी नहीं बताया, मेन चीज इंटरव्यू का, तो इसको पहले वाइप आउट करते हैं। एक नजर घुमा लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूं। एक बार देख लेते, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। वीडियो वेरी नाइस चल रहा है, वेरी गुड। आप एक एक चीज बात करेंगे बढ़िया से। मैं आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए करवा रहा हूँ, बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैं बार बार बना के दे रहा हूँ बट आप लोग खा नहीं रहे हो, तो भाई कोई बात नहीं है। एक लड़का कल देखा ना कि मेरा कमेंट क्यों डिलीट कर रहे हो, तुम फेक हो, ये हो, भाई करो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फेक हूँ, कुछ भी हूँ, बट कंटेंट तो दे रहा हूँ भाई, दूसरे की तरह तो नहीं हूं ना। हर बार आप लोग के सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, बट फिर भी गाली ग्रोज तो भाई जो अच्छा करता है उसी को मिलता है, खराब लोगों को थोड़ी मिलता है। तो मुझे अब ये भी समझ आ गया कि चलो मैं अच्छा तो कर रहा है, इसलिए गाली भी पड़ रहा है। मेरे स्कोर कार्ड के पीछे पड़े रहो, तो मैं आपके पीछे पड़े रहूंगा। आप जिंदगी भर स्कोर कार्ड ही देखते रहना मेरा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ये इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पूछेगा कि क्यों व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाई, या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला है, समझिए सुनिएगा, पहला जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहे इंडिया में, ग्रोथ या डेवलपमेंट होते रहे, ठीक है, इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहे, ठीक है। दूसरा जो मेन है, मेन रीजन, ये मेन ऑब्जेक्ट मेन है, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, बोना का बोना रहा है, बना रहे, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब हो गया आपका कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे एंड डिफ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, दैट इज द पॉइंट मेरे दोस्त। तो ये चीज होना रही है, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा आप समझिएगा। जैसे कि मान लो कि आरबीआई, ठीक है, ये मान लो कि बैंक। अब यहीं पे एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, रीफाइनेंस वाला, याद है कोई पूछा था मेरे से, इधर 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 कितना बढ़िया लग रहा है, टी बना दी। इधर मान लो कि एग्रीकल्चर, होम लोन, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेन्यूएबल एनर्जी, एंड क्या बात कर रहे हैं। अब ये दिस टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ बैंक इसको गिव करता है लोग, वो देखने का मेरे को, ठीक है। अब आओ, आरबीआई जैसे क्या करेगा, मान लो कि रेपो रेट पे लोन उठाया, आरबीआई ने ये लोन प्रोवाइड किया बैंक को, तो ये हो गया फाइनेंस किया, ठीक है। समझ रहे हो मेरे दोस्त, आरबीआई ने बैंक को प्रोवाइड किया लोन, तो ये हो गया फाइनेंस। और बैंक यहां से एग्रीकल्चर में लोन बांट रहा है, किसके थ्रू, केसीसी के थ्रू। होम लोन बांट रहा है, एनएच होम लोन दे रहा है आपको घर बनाने के लिए, एजुकेशन लोन दे रहा है। तो बैंक जो यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यही होता है मेरे दोस्त रीफाइनेंस। मतलब फाइनेंस पर फाइनेंस जो होता है वो रीफाइनेंस होता है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने जो पैसा दिया और वही दूसरा इंस्टीट्यूशन ने उस जगह पे पहुंचाया, तो वो होता है रीफाइनेंस। मतलब दो चीजें इन्वॉल्व होगा तब होगा रीफाइनेंस, दोबारा उसको फाइनेंस किया गया, ओके, इस सब सेक्टर में। तो आप समझ गए मॉनेटरी पॉलिसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब आइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना कैसे रहता है, अब उसके बारे में आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा मेरे दोस्त, जिससे आपको ना सारी चीज क्लियर हो जाए। भाई जॉब नहीं हुआ बट मैंने इतनी चीज तो ग्रहण कर ली है कि भाई दिक्कत नहीं हो। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। समझना समझना, ये मान लो कि इंडिया है, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मजाक मत लेना। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पैसा है, ये पैसा है। अब ये क्या होगा कि ये इतना होना चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है, ये इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, समझना इस चीज को, समझना मेरे दोस्त। अब जैसे ये हो गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, इन्फ्लेशन यहां बढ़ गया, समझना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होता है। ये मनी फ्लो इंक्रीज हो गया, देखना, मान लो कि पैसा बढ़ गया तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये समझिएगा, कोशिश समझने का कोशिश कीजिए। हमारे देश में पैसा बढ़ जाना वो भी एक तरह से इन्फ्लेशन का है। अगर मान लो किसी का पैसा, मान लो कि अगर कोई सामान है, मान लो कि सामान, मान लो कि 5 ही सामान है, ठीक है, 5 ही सामान है और उसकी डिमांड ज्यादा होगी। मान लो आपके पैसा, मान लो कि 20 लोगों के पास एक 100 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है, ये क्या करेगा, एक आदमी पहले जब पैसा नहीं था तो इसको कम प्राइस में खरीद रहा था ये 5 सामान को, अब ये आएगा बोलेगा कि मैं ना 70 करोड़ दे रहा हूं, तुम ये दे दो। अब एक दूसरा आदमी आएगा, उसके पास भी 100 करोड़, वो बोलेगा 80, तो मींस प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। मनी ऑफ फ्लो जैसे ही बढ़ता है तो इसका इंपैक्ट पड़ने लगता है, ठीक है। कैसे पड़ता है, सबसे पहली बात, उस आइटम का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, डिमांड बढ़ा, सप्लाई क्या हुआ, घट गया, सप्लाई की वैल्यू तो रही नहीं क्योंकि आइटम तो 5 ही है, डिमांड बढ़ गया, उसका सप्लाई घट गया, एंड प्राइस क्या हुआ, हाई रॉकेट हो गया, प्राइस भी ऐसे तिर जाएगा, ऐसे भाग गया प्राइस, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में 3 केस, अगर आपसे कभी भी इन्फ्लेशन पूछे ना, इन्फ्लेशन को सिंपल सा बोलिए कि सर हमारे देश में अगर सामान की डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई घट जाए और प्राइस बढ़ जाए तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज अ हायर डिमांड and lower supply and higher price, it is called inflation। समझ गए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि you are very smart boy, समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी को डिफ्लेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लो कि ये इंडिया है, ये पैसा ना यहां से भी घट गया, अब ये नीचे आ गया, ये मनी सप्लाई कम हो गया, मनी फ्लो कम हो गया। अब इसमें क्या होगा, यही 5 सामान है, अब पैसा नहीं है लोगों के पास, तो क्या होगा, आप ही देखो क्या होने वाला है। सबसे पहली बात है कि इस प्राइस की मार्केट में डिमांड घट जाएगी, अरे भाई छोड़ना, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लेना है, छोड़ो। जैसे मोबाइल फोन ले लो,
ठीक है, मोबाइल फोन में देखो रियलमी, रेडमी, अब इस रियलमी और मार्केट में ज्यादा उतर गया, तो ठीक है यार, तो डिमांड उसकी घट गई, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगा। मान लो कि सामान अब कोई खरीद ही नहीं रहा है तो सप्लाई तो वो ज्यादा ही रहेगा, जो आइटम 10 बचा हुआ था वो तो 10 ही रह जाएगा, कोई खरीद नहीं रहा है तो सप्लाई बढ़ गया, एंड प्राइस भी घट जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे डिफ्लेशन बोलते हैं। इसीलिए ये भी ना कम होना चाहिए, ये भी जो इन्फ्लेशन है वो भी ना ज्यादा हो, इसीलिए उसको बैंड बोला गया है। इसीलिए 4 + -2 रखा गया है कि मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम इन्फ्लेशन 4% होना चाहिए। ओके, अब देखो जैसे कि ये फिगर से बताता हूं, ये तो समझ गए। अब जैसे देखो कि ग्राफ पाई चार्ट में कैसे होता है, जैसे कि ये डायमेंशनल 2 डायमेंशनल है, इधर चला गया ब्लैक और इधर चला गया। अब ये देखो जैसे कि ये बार ग्राफ है, 2 डायमेंशनल है, अब क्या हो गया, तो ये इन्फ्लेशन ऐसे जा रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन यहां चला गया, ठीक है, ये इन्फ्लेशन मान लीजिए कि यहाँ पे 7% है, ये ज्यादा हो गया, 6% ज्यादा हो गया, तो इसको कम करेंगे तो ये कम होगा, कम होगा, कम होगा, अब यहाँ पे भी ना चले जाए तो यहाँ पे हो जाता है डिफ्लेशन। अब इसके डीप जाओगे, अगर ये लाइन से नीचे पहुंच जाता है तो ये हाइपर की तरफ चला जाता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बताने के लिए तो बहुत कुछ बताओ, पर क्लास इतना लंबा हो जाएगा कि भाई है छोटा टॉपिक, मगर इसको हम बड़ा क्यों करें, जो इंपॉर्टेंट है भाई बैंकिंग के लिए वो करना चाहिए। आप आरबी ग्रेड बी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, तो जो कि फिलहाल इतना रहने देते हैं, ठीक है। अब आइए, अब देखते हैं कि क्या होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसे कैसे जज होता है, वो सारा चीज बताऊंगा। एक बार वीडियो देख लेता हूँ कितना हुआ, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए 17 हुआ, 8 मिनट 9 मिनट में करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टूल होता है और इनडायरेक्ट टूल होता है। अब डायरेक्ट टूल में क्या आता है, कैश रिजर्व रेशियो आता है, एसएलआर आता है, रिफाइनेंस फैसिलिटी आता है, यही मैंने आपको पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे रिफाइनेंस फैसिलिटी क्या होता है। अब इसमें इनडायरेक्ट टूल में क्या होता है, रेपो रेट होता है, ट्रिपल आर होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एमएसएफ होता है, एसडीएफ होता है, ठीक है, और कुछ होता है क्या बताओ, बैंक रेट होता है, और कुछ होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ओएमओ होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। तो ये डायरेक्ट टूल इनडायरेक्ट टूल हो गया। अब आइए, अब और चीज समझाता हूं, अब इसको डिफाइन भी तो करेंगे हम, ये बताओ। सबसे पहली बात है, इसको डिफाइन करने से पहले हमें जानना है एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज एनडीटीएल, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। अब डिमांड मतलब डिमांड डिपॉजिट हो गया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट मतलब कासा हो गया, ये टाइम लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एफडी, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, तो ये मतलब हो गया। अब इसी का ना पूरा रोल होगा, आप देखना डिफिनेशन में मैं ऐड करूंगा, इसलिए मैंने बताया। अब क्या होता है डिफिनेशन भी सुन लीजिए, एक बैंकिंग आवर में, सुनिएगा, एक बैंकिंग आवर में मतलब बैंकिंग आवर कितना होता है, या 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का, एक बैंकिंग आवर में जितना पैसा उस बैंक में जमा हुआ और उसके बाद उसमें से जितना विड्रॉल हो गया, मतलब अगर बैंक हो सकता है लोन में बांट दिया हो, या कुछ आदमी आके कैश काउंटर से पैसा निकाल लिया हो, तो एक बैंकिंग आवर में एक बैंक में जितना पैसा जमा होता है और उसमें से जितना पैसा विड्रॉल हो जाता है, और उसके पास जो रिमेनिंग उस दिन बैंक के पास जो पैसा बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एनडीटीएल, उस बैंक का एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो समझ गए, फिर से मैं दोहराने की कोशिश करता हूं, एक बैंकिंग आवर में एक बैंक में जितना पैसा जमा होता है और उसी दिन उसी टाइम उसी दिन उसी बैंकिंग आवर में जितना पैसा विड्रॉल हो जाता है और रिमेनिंग जो पैसा बच जाता है, वही होता है उस बैंक का अपना एनडीटीएल। ओके, चलो ये भी समझ आ गया।
अब आइए बारी बारी से सारी चीजों पर बातें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिखते चलिएगा। अब आइए कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद सुनिएगा, द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन विथ आरबीआई। द शेयर ऑफ एनडीटीएल, सीआरआर क्या करता है, द शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन विथ आरबीआई, मतलब ये अपने एनडीटीएल का 4% जो अभी चल रहा है, आपको ऐसे डिफिनेशन देना है कि सर सीआरआर ये होता है, कैश रिजर्व रेशियो ये होता है, ये अपने एनडीटीएल का 4% मस्ट मतलब मेंटेन करना ही करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। बट इसमें है कि आरबीआई इसको कुछ नहीं देता है, ना वो देता है, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटीज कोई प्रोवाइड नहीं करता आरबीआई, ठीक है, ये समझ गए। बैंक अपने एनडीटीएल का जो हिस्सा आरबीआई के पास जमा करता है वो होता है रिजर्व, वो होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, और डेली बेसिस पे जमा होता है, ये याद रखिएगा। और किस में डिफाइन है, किस एक्ट में डिफाइन है, आरबीआई एक्ट, सुनिएगा ध्यान से, यहां पे आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन, बताओ 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 बताओ, सेक्शन 42 में मेंशन है भाई, यहां पे ये डिफाइंड है, मतलब रूल है कि सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास, ठीक है। और हर एक बैंक अपना अपना सीआरआर कैलकुलेट होता है, डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। और इस पे आरबीआई कुछ नहीं देता है, ना इंटरेस्ट देता है ना देता है, कुछ नहीं देता है, ठीक है, सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ता है, और ये फिक्स है, ठीक है। सीआरआर समझ गए, अब एसएलआर भी समझ ही जाइए, एसएलआर समझ रहे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। द शेयर ऑफ एनडीटीएल बैंक मस्ट मेंटेन विथ सेल्फ, ये अपने आप अपने पास जमा करता है, मतलब बैंक अपने एनडीटीएल का जो शेयर है वो अपने पास मेंटेन करता है, सिंपल सा, एसएलआर बैंक अपने पास मेंटेन करता है। अब जैसे कि मान लो कि 4% तो वो हो गया, ठीक है, ये 18% चल रहा, आप ऐसे कर सकते हो कि बैंक अपने एनडीटीएल का 18% सेल्फ मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब किस फॉर्म में करता है ये भी आपको जानना जरूरी है। बैंक इसको फॉर्म में जमा करता है कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये 3 चीज अपने पास सेल्फ मेंटेन करता है, यही मिलाकर होता है इसका अपना एनडीटीएल का 18%। ये मेंटेन करना है, क्यों मेंटेन करना है कि बैंक डूब ना जाए। आप देखो बैंक के पास कितना बचा हुआ, 18 प्लस 4% बचा हुआ, मतलब 22% बैंक के पास रखा हुआ है मेरे दोस्त, इसीलिए बैंक जल्दी फेल नहीं होता है, डूबता नहीं है, इसीलिए ये मेंटेन करना जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, रिफाइनेंस फैसिलिटी आपको बता दिया, तो चलो ये हो गया। अब थोड़ा सा समझाता हूं कि क्यों होता है सीआरआर एसएलआर, मतलब क्यों इसको मेंटेन किया जाता है वो भी तो बताना है। देखो सबसे पहली बात है कि सीआरआर एसएलआर को मेंटेन किया जाता है, सबसे पहला केस बैंकरप्सी से बचाया जाता है कि बैंक डूब ना जाए, ठीक है, से बचाना, बैंकरप्सी से बचाना कि बैंक डूब ना जाए, क्योंकि इसके पास तो अपना 18 प्लस 4% 22% तो बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, अब दूसरा केस आप देख रहे होंगे कि पहला दूसरे केस में, आइए ये पॉइंट पर बात करते हैं कि मान लो कि हमने सीआरआर बढ़ा दिया, सुनिएगा ध्यान से, सीआरआर बढ़ा तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कहां कम हो जाएगा, बैंक से कम हो जाएगा। अगर मान लो 4% है, अगर इसको हम 5% कर देंगे तो आरबीआई बैंक अपना सीआरआर कितना मेंटेन करना है आरबीआई के पास, अपना 5% बैंक आरबीआई के पास जमा करेगा, मींस मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन ये कंट्रोल होगा मेरे दोस्त, तो ये इन्फ्लेशन डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। सिंपल सा मतलब समझ ले कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीआरआर इंक्रीज, क्या होता है, अगर हम सीआरआर को बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई कम होगा सर, एंड इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन, आप एसएलआर में भी वही चीज होगा कि हम एसएलआर को बढ़ाते हैं तो मनी सप्लाई घटेगा, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड की चलेगा। अब आइए इसी सेकंड केस का बी पोर्शन जाते हैं, इन्फ्लेशन कैसे लाया जाएगा, सॉरी ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल था, सॉरी इन्फ्लेशन को कंट्रोल था, अब डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल हो जाएगी, कैसे करेंगे कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गया, भारत में कैश क्रंच हो रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री में कैश क्रंच हो रहा है, तो कैसे रहा है, ये इन्फ्लेशन करने का कंट्रोल करने का तरीका है डिफ्लेशन,
ये लिख लीजिए डिफ्लेशन। अगर मान लीजिए सीआरआर और एसएलआर को हम बढ़ाते हैं, सॉरी इसको घटाते हैं, सॉरी ऊपर तो बताएगी, इसको हम रिड्यूस करते हैं। जैसे कि सीआरआर अभी आप देखें कि 4.5% था, एक महीना पहले 4.5 से 4 पे लाया। इन द सेंस कि ये घटा तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई कहां होगा ज्यादा, बैंकिंग सेक्टर को मनी सप्लाई ज्यादा मिलेगा आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आप जहां पे 5 कर रहे थे अगर वहां पे 4 लाके कर रहा है, आपको सीआरआर 5 से 4 जमा करना है तो 1% समझ रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ 0.50% का समझिए ना, फरवरी में क्या थी, मार्च जनवरी में क्या हुआ था, 4.5% था सीआरआर, ये 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ, इसका वैल्यू कितना था 1.5 लाख करोड़ रुपए, समझ रहे हैं। तो ये बैंकिंग के पास आ गया ना, तो वही चीज बोल रहा, मनी सप्लाई कम होगा, फिर ये क्या होगा, डिफ्लेशन ऊपर जाएगा, मतलब ये एक मेंटेन हो जाएगा कि एक रेंज में आ जाएगा, ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन बना रहेगा। तो आप समझ गए, तो आप लोग समझदार हो, समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि सीआरआर एसएलआर क्यों मेंटेन करना पड़ता, तो आप कह सकते हो सिंपल सा कि सर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप उसको बता सकते हो इस तरह से, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देने के बावजूद भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट, इसका दूसरा नाम सब भी सुन लीजिए आप, रीपरचेज ऑफर रेट होता है, रीपरचेज ऑप्शन होता है, रीपरचेज एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, डेट भी मेंशन रखिएगा। सुनिए फिर से डिफिनेशन, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म मींस मैक्सिमम 90 डेज के लिए लोन देता है, वो होता है रेपो रेट, ठीक है, 90 डेज के लिए मैक्सिमम, ठीक है, ये हो गया। अब बैंक आरबीआई से कितना लोन उठा सकता है, रेपो रेट आरबीआई कितना दे सकता है, मिनिमम 5 करोड़ और मैक्सिमम, सुनिएगा मैंने बोला था कि एनडीटीएल मैक्सिमम देगा 0.5% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल ये थोड़ा सा मैं डीप में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रेपो रेट पर बैंक आरबीआई से कितना लोन ले सकता है, तो मिनिमम 5 करोड़ और मैक्सिमम 0.5% ऑफ एनडीटीएल। गॉट इट, समझे कि नहीं। अब इसी में आइए दूसरा पॉइंट, क्योंकि रेपो रेट का ही ऊपर दूसरा पार्ट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट एक ऐसा रेट है जो मॉनेटरी पेनलाइज करता है बैंकों पे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये कोई रेट वेट नहीं होता है, ये ना ये मॉनेटरी पेनल्टीज है एक तरह से, कि आपने 90 डेज के लिए लोन लिया, ठीक है, आप इस 90 डेज में रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, कोई बैंक मान लो कि एसबीआई रिटर्न नहीं कर पा रहा है, एसबीआई बोल रहा है हे आरबीआई भाई साहब मुझे ना आप 15 दिन की दे दो मोहलत, और तो बैंक रेट क्या बोलेगा, ठीक है भाई, तो चलो ये 90 डेज तो प्लस हो गया रिटर्न करने में, तो ये तो होता है मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ना, 1 ईयर के लिए होता है, तो 90 डेज से ऊपर चला गया तो बोलेगा चलो ठीक है, जो रेपो रेट चल रहा है उस पर मैं ना कुछ परसेंटेज लगा के ना तुम्हें पेनल्टी मारता हूं, इसलिए बैंक रेट इट इज अ मॉनेटरी पेनल्टीज एंड फॉर लॉन्ग टर्म, ये याद रखना है। ऐसा कोई ये रेट नहीं होता, कहने के लिए लोग बोल देता है बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, भाई ये डिफिनेशन ठीक है बोलने के लिए मजा है, बट रियलिटी में कभी भी बैंक रेट पे लोन नहीं दिया जाता, बस यही रेपो रेट कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 90 डेज के बाद वो चुकता करता है तो वो चुकता हो जाता है इसका बैंक रेट, इसीलिए बैंक रेट को बोलते हैं मॉनेटरी पेनल्टीज बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। हाँ हाँ, ओहो, हे ला 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 ला। आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा डिटेल में खंगाली देता हूं, उसके बाद आप लोग बोलना मत कि मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा। अब तीसरा पॉइंट एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सुनिएगा कान खोल के मेरी वॉइस पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कब लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में, किस कमेटी के द्वारा, जी महालिंगम जी के कमेटी के द्वारा, ठीक है, जी महालिंगम, महालिंगम। अब क्यों किया गया था, किसी को मान लो कि नहीं, ये भी एक शॉर्ट टर्म ही है, ये शॉर्ट टर्म ही है, एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए ही है, बट इसमें ना सिर्फ डे का खेला है,
बैंक बोल रहा है कि ठीक है हमें ना 90 डेज के लिए लोन नहीं चाहिए, हमें ना एक दिन के लिए चाहिए, और ना मैं अपने पापा से ही लूंगा, मीन्स आरबीआई से ही लेना है। तो बैंक इस केस में एमएसएफ में क्या होता है, बैंक आरबीआई से लेता है, और यहीं पे मजा है, अभी आगे बताऊंगा। बैंक आरबीआई से लोन लेता है फॉर 1 डे, मीन्स 24 आवर्स के लिए। तो यही होता है एमएसएफ मेरे दोस्त। जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को ओनली 1 डेज के लिए या 24 आवर्स के लिए लोन देता है, वो होता है एमएसएफ। और इस पे कितना लोन उठा सकता है बैंक, मिनिमम 1 करोड़ रुपए, और मैक्सिमम मेरे दोस्त कितना उठा सकता है, 1% ऑफ एनडीटीएल। इसीलिए मैंने बोला था कि एनडीटीएल इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब इससे अब आओ मजा। अब एमएसएफ का ही पार्ट है कि कुछ रूल्स चेंजेस हुए हैं, मैं बताता हूं क्या हुआ है। ये तो हो गया कि बैंक आरबीआई से लेगा एक दिन के लिए। मान लो कि हमको नहीं लेना है, बैंक बोल रहा भाई हम तुमसे नहीं लेंगे, हमको ना बैंक टू बैंक लेना चाहिए। आरबीआई बोला ठीक है भाई, तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया है। तो वो लेकर आया क्या पता है कि बैंक बैंक से कैसे उधार लेगा, बैंक टू बैंक कैसे लैंड लेगा, इसको कर लेते हैं। बैंक टू बैंक कैसे उधार लेगा, ठीक है। मान लो कि एसबीआई पीएनबी से लेना है, एसबीआई पीएनबी से लेगा, पीएनबी से लेगा, कैसे लेगा इसको समझते हैं। पहला है कॉल मनी, दूसरा है नोटिस मनी, तीसरा है टर्म मनी। समझ गए, मतलब ये बैंक टू बैंक के लिए। बट बैंक आरबीआई से लेगा तो वो क्या होगा, वो होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। बट अगर बैंक बैंक से लोन लेता है तो वो कैसे होगा, वो होता है कॉल मनी फॉर 1 डे के लिए। ये होता है बैंक टू बैंक फॉर 1 डे। इसका डेट होता है 2 to 14 डेज, और ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, मतलब आफ्टर 14 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए टर्म मनी। ठीक है, ये चीज समझ गए कि नहीं। मतलब मैंने आपको यहाँ पे बैंक आरबीआई से अगर उधार लेता है एक डेज के लिए तो उसके लिए अलग रूल है। अगर बैंक को बैंक से ही लोन लेना है अपने बैंक से, दोस्त पार्टनर से, कि रिक्की ने लिया विक्की से लोन, तो वो कैसे, रिक्की पापा से नहीं लोन लेगा तो किस तरह से लेगा, ये समझिए। ठीक है, तो नोटिस मनी है, कॉल मनी है, नोटिस मनी है, टर्म मनी। ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, ये वाला याद रखिए, फॉर 1 डे 2 to 14 डेज मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, ये हो गया। बाप रे, बस बस 2 मिनट और लूंगा मेरे दोस्त, बने रहिए लास्ट तक, सारा चीज खेला खत्म। एक बार देख लेता हूँ सब चीज सही चल रहा है, ऐसा पता चला कि कुछ खत्म हो गया। चल रहा है, चल रहा है। सबसे बड़ा वीडियो आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखते आप लोग नहीं देखोगे मुझे पता ना है, थोड़ी बहुत तो शर्म तो है नहीं आप लोगों में। हाँ, अब आइए रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अभी समझिए, रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देखो ये दोनों का डिफिनेशन सेम है, बस अंतर अलग है। ठीक है, अंतर दो ही है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, मैं बता रहा हूं। पहले तो सुन लो कि डिफिनेशन क्या है। जब बैंक अपने एक्सेस मनी को आरबीआई के पास पर्क करता है, या मतलब जमा करता है, और उस पर वो इंटरेस्ट रेट कमाता है, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, समझिए इस चीज को, फिर से मैं बोल रहा हूं। रिवर्स रेपो रेट या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जिस पे बैंक अपना एक्सेस मनी को आरबीआई के पास, मतलब पापा के पास पर्क करता है या जमा करता है, तो वो होता है आपका, और उस पे आरबीआई उसको इंटरेस्ट रेट देती है, तो वो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट स्टैंडिंग। अब अंतर क्या है, रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होता है कि आरबीआई को देना पड़ता है कोलेटरल, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। ठीक है, बैंक को देना पड़ता है, बैंक को मतलब आरबीआई बैंक को देगा। ठीक है, बट एसडीएफ के केस में नहीं देना पड़ता, आरबीआई को कुछ भी नहीं देना पड़ता है। इसीलिए इसका इंटरेस्ट कितना है, 6.5% है, इसका कितना है 3.35%। इसलिए बैंक यहां पे जाके जमा करता है, क्योंकि आरबीआई को तो देना नहीं कुछ है, बस इंटरेस्ट रेट देना है। तो समझ गए दो डिफरेंस, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, एक तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है, क्योंकि आरबीआई को देना पड़ता है बैंक को, इस पे कुछ नहीं देना पड़ता है। चलिए
आज का करते हैं सो खत्म। कैसा लगा बताइएगा। अगर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पढ़ा सकता हूँ मेरे भाई। आप मेरे में लाख कमियां निकाल लो कि स्कोर कार्ड शेयर करो, तुम्हारा हुआ नहीं, कैसे पढ़ा रहे हो, तुम मुंह फुला के बोलते रहो भाई, हमें क्या घंटा फर्क पड़ रहा है क्या, बताओ। क्योंकि मैं सच बताऊं ना, चूतिया तो रहोगे तुम और हमेशा चूतिया ही बनते रहोगे। मेरा ये वादा है, अब भले ही बुरा लगे किसी को, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम करो क्रिटिसाइज, हमें घंटा फर्क पड़ रहा है, करो बैठ के, क्या दिक्कत है।